वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे। पहले भी हमने कुछ उस टॉपिक में पढ़ा हुआ था, सिस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स। तो हमने उसमें पढ़ा भाई कि जो इरेगुलरिटीज़ होगी हमारी आरसी बिल्डिंग्स में, तो उनकी वजह से हमारे बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। उनमें हमने पढ़ा था कि वर्टिकल जो इरेगुलरिटीज़ है, जिसमें हमने देखा था कि भाई वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ में हमने क्या क्या देखा था कि वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी होती है, या हमारे पास फ्लोटिंग कॉलम्स हैं, या मास इरेगुलरिटीज़ आती है, या ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटी आती है। तो उन चीज़ों से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे बिल्डिंग्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ में क्या है जैसे कि हमने पहले भी हमने बताया है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बिल्डिंग होगी तो वो बहुत अच्छी होगी सिस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंगली। तो इसमें वही चीज़ें आती हैं, हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ में आ जाएंगी। एक तो एसिमेट्रिक प्लान शेप्स, जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे वो सिमेट्रिक की शेप की ना हो, या दूसरा हम कह सकते हैं री एंट्रेंट कॉर्नर्स। ठीक है। नंबर थर्ड इज़ नॉन पैरेलल सिस्टम एंड फोर्थ इज़ कट आउट्स। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिमेट्रिक प्लान्स के बारे में। तो एसिमेट्रिक प्लान्स जो है, तो उनकी वजह से, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि उनकी वजह से हमारे पास जो फोर्सेस मैक्सिमम आ जाते हैं, सिस्मिक फोर्स जब हो जाते तो हमारे बिल्डिंग में हम कह सकते हैं, या हमारे स्ट्रक्चर में बहुत सारे फोर्सेस आ सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं टॉर्शनल फोर्सेस भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडिशनल फोर्सेस हो सकते हैं वो, अगर हमारे पास जैसे कि इनर्शिया फोर्सेस भी हैं, और तो उसकी वजह से फिर टॉर्शनल फोर्सेस भी पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसे शेप्स, बहुत तरह के शेप्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं LTEY। तो ये कोई शेप जो है सिमेट्रिकल टाइप की शेप है नहीं। तो अगर ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे, इधर पे, यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है इनमें। ये तो हमने पहले भी कहा था कि अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसको प्रॉपरली हम एक अलग पैरेलल ही बना लेंगे, थोड़ा साइड में उसको हम स्पेस दे के अलग ब्लॉक बना लेंगे। तो इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में तो टॉर्शनल फोर्सेस पैदा हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या, या इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सेपरेट ब्लॉक्स, वो विद सेपरेशन, विद एडिकेट सेपरेशन दे देंगे उसको साथ में, तो हमारी बिल्डिंग अच्छी सिस्मिकली वहाँ पे जो है वो रह पाएगी अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं री एंट्रेंट कॉर्नर्स के बारे में। री एंट्रेंट कॉर्नर्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी हमें जो है दो शेप्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल टाइप की शेप आपको मिलेगी। ये देखो, ये यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स बन सकते थे, अगर इनको हम बनाना चाहते दो ब्लॉक्स, तो ये दो ब्लॉक्स की बजाय एक ही ब्लॉक बनाया है। और जो ये कॉर्नर यहाँ पे है, इसी तरह से यहाँ टी सेक्शन में भी देखा जाएगा, यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे ये तो जॉइंट्स जो है यहाँ कॉर्नर जॉइंट्स पे हैं, तो उनको ही री एंट्रेंट कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं सिस्मिक डैमेज से, क्योंकि जब भी इनमें स्ट्रेस जो भी है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक मोशन की वजह से, तो उनकी वजह से यहाँ पे डैमेज हो सकती है। अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है तो हमें सेपरेशन जॉइंट हमें डालना पड़ेगा उन दो बिल्डिंग्स या दो विंग्स के दरमियान में, तब जाके हमारे जो है ये कॉर्नर्स हमारे स्ट्रांग रह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो ब्लॉक्स वहाँ पे बन सकते हैं। नंबर थर्ड है नॉन पैरेलल सिस्टम। नॉन पैरेलल सिस्टम में क्या है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग या हमारा जो एरिया होता है जो लैंड का, तो वो ट्रायंगुलर शेप में या ट्रापेजोइडल शेप में आता है। तो हम कहते हैं चलो भाई सारा एरिया जो है ऑक्यूपाइड करेंगे किसी बिल्डिंग में, तो हम बना लेते हैं ट्रापेजोइडल शेप की या ट्रायंगुलर शेप की। ठीक है। तो उसमें जो है हमारे कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ फिगर में दे सकते हैं, या हमारे शेयर वॉल्स है, ये देखो, ये वाला वॉल कुछ एंगल पे बन रहा है यहाँ पे, और इसी तरह से ये भी एंगल पे है, तो ये इसके वॉल जो है पैरेलल में नहीं बन रहे। तो इस तरह की बिल्डिंग्स जो है, जो कि दो एक्सीज पे ना हो, मतलब सिमेट्रिकल ना हो, या हम कह सकते हैं कि पैरेलल ना हो,
तो ये सिमेट्रिकल भी तो है नहीं दो एक्सिस पे। तो इस तरह की बिल्डिंग जो है वो उनमें जो टॉर्शनल फोर्सेस है वो ज़्यादा हो सकता है और उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है ड्यू टू अर्थक्वेक मोशन। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अगर ऐसी बिल्डिंग्स हमें बनानी भी है तो उसमें प्रॉपरली केयर करो, डिज़ाइन अच्छे से होना चाहिए। तो हमें सारा जो है टॉर्शनल फोर्सेस भी जो भी इन पे आ रहे हैं वो भी हमें अकाउंट में रखने चाहिए कि भाई इनके ऊपर कुछ एडिशनल फोर्सेस आ रहे हैं। तो अगर हमने वो डिज़ाइन के टाइम पे वो कंसीडर नहीं किए तो हमारी ऑब्वियसली जब भी सिस्मिक फोर्सेस आ सकते हैं तो हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो बात करते हैं अब डायफ्राम की डिसकंटिन्यूटी। डायफ्राम डिसकंटिन्यूटी का क्या है? जो भी हमने कहीं रूफ पे हो या फ्लोर पे है तो उसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। बेसिकली क्या है? ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हॉरिजॉन्टली फोर्स जो इनर्शिया फोर्सेस होते हैं उसको हम वहाँ पे वहाँ जाके लेके आ जाता है। तो वो नीचे नीचे लेके हमारे कॉलम्स में फिर जाके, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि वो हमारी फिर सब सॉइल में लेके चला जाता है। ठीक है, तो अगर इसी डायफ्राम में डिसकंटिन्यूटी होगी, जैसे कि कोई कट हो, जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये देखो ये फ्लोर जैसे बनाया है और इसके अंदर हमने कट दिया है और ओपनिंग दी है, बड़ी सी कोई ओपनिंग दी है, तो इसी चीज़ को डायफ्राम डिसकंटिन्यू कहते हैं। ठीक है, या कट आउट कहेंगे, कोई लार्ज ओपनिंग कर दी है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो रिडक्शन हो जाएगा किसका? लोड कैरिंग कैपेसिटी में रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल टेंशन फोर्सेस या कंप्रेशन फोर्सेस वहाँ पे आने थे तो वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो वो कमज़ोर हो गया है वो हमारा फ्लोर, या हम कह सकते हैं रूफ फ्लोर, ये वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसमें कैपेसिटी कम है तो हमारी बिल्डिंग जो है जो डायफ्राम वहाँ पे बना है उसमें अर्थक्वेक शॉक्स आ सकते हैं और उसमें हमें डैमेज हो सकता है। तो ये थी जो कुछ है हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या क्या हमारे बिल्डिंग्स में इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्मिक डैमेज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेज जो हमारे पास आ चुकी थी आरसी बिल्डिंग्स में, जबकि हमारा अर्थक्वेक जो आ चुका था 2001 में भुज में, तो उसमें देखा गया था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है आरसी बिल्डिंग्स की ही वजह से वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ आ चुकी थी। तो फिर वहाँ पे वो रिपोर्ट्स देख के, सर्वे रिपोर्ट देख के देखा गया था कि अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उनमें क्या क्या वीकनेस थी, जो कि हमारे आरसी फ्रेम्ड ही स्ट्रक्चर थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी वीकनेसेस हो चुकी थी जिनकी वजह से वो कोलैप्स जल्दी हो चुके थे। सबसे पहले देखा जाए तो उनमें क्या था? डिसकंटिन्यूअस था। क्या डिसकंटिन्यूअस था? कि वो रेगुलर लोड जो पाथ का है वो फॉलो नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से भी वहाँ पे फॉल्ट हुआ था, हमारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी। और डक्टिलिटी जो है वो नहीं थी हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, और पुअर क्वालिटी का जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया गया था, और समझो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की गई थी वहाँ पे। तो फिर वो चीज़ें देख के देखा गया कि भाई कौन कौन सी डैमेजेस आ चुकी थी हमारी आरसी बिल्डिंग्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट स्टोरी। कारण जो था हमारी आरसी बिल्डिंग्स का वो था हमारा सॉफ्ट स्टोरी वाला काम था, जो हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कॉलम्स था वहाँ पे। नंबर थर्ड इज प्लान एंड मास इरेगुलरिटीज था। पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फॉल्टी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। नंबर फिफ्थ इज पाउंडिंग ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग्स, inadequate ductile detailing of structural components, और था डैमेज टू नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये कुछ जो हैं हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डैमेज आइडेंटिफाई की गई थी उन बिल्डिंग्स में, ये था। तो सॉफ्ट स्टोरी का तो आपको पहले से ही पता था, क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि क्या कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है हमारी कंस्ट्रक्शन में, कि हम क्या करते हैं, टॉलर जो है ग्राउंड स्टोरी जो है हम टॉलर बनाते हैं फर्स्ट स्टोरी पर पार्किंग्स के लिए या हॉल्स या बैंकिंग वगैरह मीटिंग रूम्स के लिए हम बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लेस स्ट्रेंथ होती है, स्टेफनेस भी बहुत कम होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और वो रिजल्ट उसका क्या होता है कि वीक होती हैं वो। ठीक है, तो इसलिए उसमें ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनमें भाई इस तरह के हमने बनाए हुए थे। ठीक है, जो हमने इसमें बनाई हुई थी सॉफ्ट स्टोरीज, उसमें क्या हुआ था, बकलिंग हो गई थी कॉलम्स की, और वो सारी बिल्डिंग्स जो है कोलैप्स हो रही थी। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये बेसिकली वही चीज़ है। ये सैन फेर्नांडो अर्थक्वेक है, और दूसरा है बुज अर्थक्वेक, ये 1971 में और ये 2001 में सॉफ्ट स्टोरी फेलियर हुआ था इनमें। ठीक
ठीक है, बेसिकली इनमें सॉफ्ट स्टोरी फेलियर की वजह से ही तो ये हमारी बिल्डिंग्स फिर कोलैप्स हो गई, क्योंकि कॉलम्स जो है वो बकल हो गए और उसी के साथ बिल्डिंग हमारी पूरी गिर गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो उसमें फ्लोटिंग कॉलम्स जो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फ्लोटिंग कॉलम्स की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी बालकनीज जो होती हैं अपर फ्लोर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है। ठीक है, वो ओवरहैंग होती है, मोस्टली कहते हैं कि भाई ओवरहैंग बालकनीज निकाल दो 1-1.5 मीटर की, वो जहाँ पे हमने कॉलम्स जो है हमारा जो सपोर्ट होता है कॉलम उसके बाहर हमने निकाली हुई होती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो वहाँ पे हमें कभी कभार सिस्मिक जो शॉक्स आएंगी तो उसमें वहाँ पे नीचे सपोर्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से वो ओवरहैंगिंग वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और फिर हमारा वो डैमेज हो सकता है। रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग जो भी है या जिसे हम फ्लोटिंग कॉलम कहेंगे, उसमें बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट कॉलम्स के ऊपर नहीं होता है, और उसमें जो है फेलियर ऑफ कैंटिलीवर बीम भी हो सकता है, क्योंकि बीम कॉलम जॉइंट हमें वहाँ पे स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्लान एंड मास इरेगुलरिटीज़। तो ये जो अभी भी आपने देखा, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो मास इरेगुलरिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमने बिल्डिंग्स बनाई है कि वो अगर हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में बना रहे हैं तो उसमें डिसकंटिन्यूटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जो डिसकंटिन्यू किस चीज़ की, ट्रांसफ़र ऑफ लोड की, अगर वो ट्रांसफ़र ऑफ लोड जो है वहाँ पे या इनर्शिया फोर्सेस वहाँ पे जो बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही देखा गया है कि एक जो था कॉम्प्लेक्स उसको कहते थे अहमदाबाद मानसी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा था हमारा शिखर अपार्टमेंट। तो उसमें क्या था, वो इरेगुलर शेप की बनी गई थी। ठीक है, और वो कोलैप्स हो गई उस टाइम पे 2001 में जो भुज अर्थक्वेक आया तो उसमें वो कोलैप्स हो गई। इसी तरह से एक शिखर अपार्टमेंट था वहाँ पे, तो वो था यू शेप का। ठीक है, तो उसमें कोई भी सेपरेशन जॉइंट नहीं दिया गया था, और वो देखा गया था उसमें भी वो भी सारा कोलैप्स हो गया था। इसी तरह से और एक है मानसी कॉम्प्लेक्स जो सी शेप पे था। ठीक है, वो इरेगुलरिटी ही थी, और जिसकी वजह से, और उसके में क्या था, उस कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे ऊपर में ही एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था 10th फ्लोर पे, वो भी वहाँ पे मास इरेगुलरिटी, और जो कि फोर्स वहाँ पे जैसे कि सिस्मिक फोर्स आ गए और हैवी जो वहाँ पे मास था स्विमिंग पूल का, उसमें लार्ज इनर्शिया फोर्स जनरेट हो गए, और जिसकी वजह से बिल्डिंग फिर हमारी कोलैप्स हो गई। तो ठीक है, तो ये सब शेप्स जो है वो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऐसी तरह हम कोशिश करेंगे इस तरह की बिल्डिंग्स ना बनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, अगर फिगर देखेंगे तो इसमें जो है इस बिल्डिंग में क्या हुआ था, ये पूरी लगभग कोलैप्स ही, हाफ पोर्शन इसका पूरा ही कोलैप्स हो गया था। और इसी तरह से ये वाली बिल्डिंग भी है, ये वहीं पे सारी पिक्चर्स वहीं की हैं, कोलैप्स ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ इरेगुलर बिल्डिंग। ठीक है, एक ब्लॉक ही इसमें पूरा ये कोलैप्स हो गया था क्योंकि वो इरेगुलरिटीज़ की वजह से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, एंड करोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है जो फेल हो चुकी थी पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उनमें मटेरियल उन्होंने अच्छा खासा नहीं दिया हुआ था, डाला हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से स्टील की जो है वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और पानी भी ठीक ठाक नहीं था, जिसकी वजह से उसमें करोजन हो गया, उस रीइंफोर्समेंट में करोजन हो गया, और वो फूलने समझो वो निकलने लगा, जिस स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट होने लगा, उसमें स्पेल हो गया, उखड़ने लगा। और जो करोजन है वो क्यों हो गया, क्योंकि अगर हमने कवर जो देते हैं उसके ऊपर, जो हम रेनफोर्स बार के ऊपर कवर देते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं था उस पर। ठीक है, तो उसकी वजह से कंक्रीट जो पोरस था और वो उसमें कंपैक्शन भी अच्छे से नहीं गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे वहाँ पे स्टील बार्स में जो कोरोजन हो गया था। ठीक है, और डेवलपमेंट लेंथ जो हमारे आरसीसी बार्स में, जब स्टील बार्स में डाल देते हैं, तो वो भी प्रॉपर नहीं थी, ना ही स्प्लाइसिंग वहाँ पे प्रॉपर थी। नेक्स्ट बात करते हैं पाउंडिंग डैमेज। पाउंडिंग डैमेज आपने इससे पहले भी पढ़ा कि अगर दो बिल्डिंग्स होती हैं वो सेम वहाँ पे बनी होंगी, एक की हाइट ऊंची हो सकती है दूसरी की कम होगी, और लेकिन उनके बीच में सफिशेंट डिस्टेंस नहीं हो गया। ठीक है, और जो ही वहाँ पे अर्थक्वेक आना स्टार्ट करेगा तो जो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो जाएगी, या शेक्स हम कहेंगे बिल्डिंग्स की, तो वो एक दूसरे पे टकरा जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स है के कॉलम्स है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि हैमरिंग एक्शन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम जो अराइज वहाँ पे हो जाएगी बिल्डिंग्स में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई। तो इसको अगर रोकने के लिए हम क्या करना चाहेंगे कि एक थोड़ी सी सेपरेशन देनी चाहिए। जैसे कि ये दो बिल्डिंग्स है फॉर एग्जांपल, अगर एक ऊंची है, एक उसकी हाइट से कम है, और यहाँ पे पाउंडिंग एक्शन हो रहा है, ये वाला स्पॉट आप देख रहे हो कि वाइब्रेशन तो अगर होगा तो ये इसके साथ टकराएगी और ये इसके साथ, और जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी पाउंडिंग एक्शन के। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम सेपरेशन कर देंगे दो बिल्डिंग्स के, या अलाइनमेंट ऑफ फ्लोर जो है वो एडजेसेंट बिल्डिंग्स के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ताकि हमारे वहाँ पे पाउंडिंग एक्शन ना हो, ठीक है। तो इस फिगर में भी यही चीज़ दिखाई है कि यहाँ पे देखो हाइट की वजह से ये ऊंची है, ये सेपरेशन, और यहाँ पे भी डैमेज जो हुआ है वो पाउंडिंग एक्शन की वजह से ही डैमेज हो गया है बिल्डिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन एडिकेट डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो अच्छी खासी डक्टाइल डिटेलिंग नहीं दी गई है, या हमने अच्छे से नहीं किया है वहाँ पे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट को ठीक से नहीं वहाँ पे हमने बनाया है, तो उसकी वजह से भी हमें ये डैमेज हो सकता है। तो बात करते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो कहेंगे हम प्रॉपर्टी है कि अगर हमने डक्टिलिटी नहीं देखी हमारी इसकी बिल्डिंग्स की कैसे है, जो हमारे पास अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होगी, क्योंकि इसमें जो हमें डिटेलिंग जो है वेरियस एलिमेंट्स की, जैसे कि बीम्स है हमारे पास, कॉलम है, और या जॉइंट्स होंगे, तो उसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमें वहाँ पे ब्रिटल ना हो कि हमें फेलियर आ जाएगा, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। कॉमनली देखा गया है कि प्रैक्टिस जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वीक कॉलम बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग जो हम बीम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से डैमेज होता है हमारे कॉलम से, और समटाइम्स तो क्या होता है कि कोलैप्स ही हो जाती है हमारी बिल्डिंग उस चीज़ से। तो प्रैक्टिस हमें इस तरह की रखनी चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए, एडवाइजेबल ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन अगर करने हैं तो कॉलम्स जो है वो, इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि कॉलम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बना दो पहले से ही, और जो उसकी बीम्स है वो उसके बाद उससे मतलब थोड़ा सा कम ही हो उससे, ठीक है। ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर जो है, अगर हमें देखा जाए तो सबसे पहले जो कॉलम ही फेल हो सकते हैं हमारी बीम के, अगर वो कमज़ोर होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा फेल हो सकता है। और जो कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज आ रही हैं हमारी बिल्डिंग्स में, वो किसकी वजह से है, जैसे कि हम पहली ऑप्शन पे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा कॉलम जो है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कॉलम्स में क्या होगा कि इम्प्रॉपर स्प्लाइसिंग ऑफ लेटरल टाइज, ठीक है। स्पेसिंग जो है, हम कहेंगे स्पेसिंग इम्प्रॉपर होगी लेटरल टाइज की, जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा कॉलम है, उसमें यहाँ पे लेटरल टाइज लगते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी स्पेसिंग जो हम बाई जो हमारे डिज़ाइन से हमें निकलती है कि हमने कितनी रखनी है क्या रखनी है, उससे स्पेसिंग जो है वो सही से नहीं दी हो, ठीक है, तो हमारा शेयर फेलियर हो सकता है। और जो शेयर फेलियर की वजह से ब्रिटलनेस आएगी, और उसमें क्या है कि हमारा कॉलम जो है वो फेल हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि हमें ना ही क्लोजर ही ज़्यादा देनी है हमारी स्पेसिंग, ना ही ज़्यादा दूर दूर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, जो हम लार्ज स्पेसिंग अगर देंगे तो उसमें से जो कन्फाइंड कंक्रीट है वो उखड़ के बाहर आ जाएगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो वो निकल आ जाएगा। और अगर हमने जो है हमारे जो लेटरल टाइज है उनके हुक प्रॉपरली नहीं बांधे होंगे हमने, तो जो ही अर्थक्वेक मोशन होगा वो भी डैमेज कर सकता है हमारे कॉलम्स को। और चौथी बात हम करेंगे इनकरेक्ट स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम बार। तो इनकरेक्ट स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम बार मतलब क्या है कि अगर हमने लेस लैप लेंथ जो वहाँ पे दी है, लैप लेंथ मीन्स जहाँ पे हमने जोड़ा है वो हमने बहुत ही कम दी है, तो जिसकी वजह से स्प्लाइसिंग हो जाएगी बाद में हर एक सेक्शन में एक ही टाइम पे, और ये अलग अलग होनी चाहिए, वरना थोड़ी सी एक जगह ऊपर थोड़ी सी नीचे एक ही जगह के अगर अपने सेक्शन पे वो स्प्लाइसिंग दी तो हमारा फेलियर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्रशिंग ऑफ कंक्रीट हो सकता है, क्योंकि वो कंप्रेशन जोन है, तो बकलिंग ऑफ बार्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो है ये सारी जो कॉलम है वो डैमेज हो सकती है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम बीम की, ठीक है। तो बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि बीम जो है फेल हो गई है, जो कि हमने पास्ट जो अर्थक्वेक में स्टडी किए गए हैं उसमें देखा गया है कि अगर बीम फेल होती है वो कॉलम जॉइंट पे ही फेल होती है, मोस्ट कॉमन केसेस आते हैं आरसी बिल्डिंग्स में वैसे, ठीक है। तो उनके काज जो है डैमेज होने चाहिए, बीम कॉलम जॉइंट जो है वो इम्प्रॉपर डिटेलिंग की वजह से वहाँ पे, या उनमें इम्प्रॉपर डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है जॉइंट पे, ठीक है।
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम बता सकते हैं इनएडिक्वेट रीइंफोर्समेंट इन द जॉइंट, हमने अच्छे से प्रॉपरली वहाँ पे जॉइंट पे रीइंफोर्समेंट ना दिया हो, या एब्सेंस ऑफ लेटरल टाइज, वहाँ पे लेटरल टाइज ना दी हो, या प्रेजेंस ऑफ कॉलम बार्स या स्प्लाइसेस इन द जॉइंट, वहाँ पे हमने ऐसे स्प्लाइसेस या जॉइंट वहाँ पे दिए हो कि जिनकी वजह से वो फेल हो सकता है, या इवन हमने कभी कभार जो साइज ऑफ अ कॉलम होगा वो लिया नहीं है सही से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं। ये हमारी बी में ये देख रहे हो आप, यहाँ से कंक्रीट ही निकल चुका है, ठीक है, ये कहीं जॉइंट है, जॉइंट ऑफ कॉलम पे वहाँ पे हमें कंक्रीट ही निकल चुका है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जो हमने यहाँ पे पढ़े, तो उनकी वजह से हमारी बीम में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें डैमेज ड्यू टू नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो हमारे नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है उनमें कैसे डैमेज आ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारे जो इनफिल्स है, इनफिल वॉल्स, जैसे कि हमने फ्रेम स्ट्रक्चर में कहा कि हमारे पास कॉलम्स होते हैं और रूफ्स होते हैं, स्लैब्स हो सकती हैं, तो इसी तरह से हमारा जो है वहाँ पे जब हम फिर कर देते हैं उनको वॉल्स से, तो उनको इनफिल वॉल्स कहते हैं। तो फिर हमने क्या किया, मैसनरी वॉल जो है हमने वहाँ पे इनफिल के टाइप पे यूज़ किया, जो कि हमें कॉलम्स और स्लैब के बीच में है। ये रूटीन है हमारा इनफिल जो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें क्रैकिंग हो सकती है इनफिल वॉल की ज्यूरिंग अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया उनमें हो सकता है क्रैकिंग का, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जो भी जहाँ पे भी हमने फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया तो सबसे पहले वो करेगा वहाँ पे क्रैक जो अपीयर करेगा वो हमारे प्लास्टर में होगा, ठीक है, जो हमारे कांटेक्ट में, जो हमारे इनफिल वॉल के कांटेक्ट में होगा। और इतनी ज़्यादा हो सके, अगर ज़्यादा लार्जर जो आएगा ये अर्थक्वेक, तो सीधे सीधे वो पेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा मैसनरी में, और जिसकी वजह से सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया इनफिल वॉल्स का या फ्रेम का। और ये जो है इनफिल वॉल्स जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्ट एज अ शॉर्ट कॉलम करती हैं, ठीक है, और फेल भी अगर हो जाएंगी तो डायगनली फेल हो जाएंगी। यहाँ देख रहे हो आप, ये जो अगर फेल हो गई है ये एक्ट एज अ शॉर्ट कॉलम ही समझो है, और ये वहाँ पे क्या कर रही है, डायगनली फेल हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू क्रैकिंग एक्शन, ठीक है। तो फेलियर ऑफ इनफिल वॉल हो सकता है। इसी तरह से क्या होगा, फेलियर ऑफ एक्सटर्नल वॉल भी है, जो भी हमने देखा है कि आउट ऑफ प्लेन की वजह से, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बेंडिंग की वजह से हमारे हो सकते हैं कि फेलियर्स एक्सटीरियर वॉल्स पे, ठीक है। अब जो हमने बात की, अगर जो ये वॉल्स है एज अ शॉर्ट कॉलम है, तो हम बात करते हैं कि शॉर्ट कॉलम पे इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो देखा गया है कि ये जो केस है ये अराइज होता है तब जब भी हमारे पास दो, फॉर एग्जांपल दो विंडोज़ है पास पास है, तो जो वहाँ पे वॉल जो उनके बीच में है, तो वो एज एन एक्ट कर सकती है हमारा शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे है जो हमने पार्टीशन वॉल उनके बीच में दी है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कैप्टिव कॉलम्स भी, ठीक है, और दूसरा नाम उसका है कैप्टिव कॉलम भी नाम है उसका। तो वो कैप्टिव कॉलम जो है उस स्टोरी में जो या जहाँ पे भी है वो हमारे पास, तो उसकी जो है जो हाइट कम होगी, ठीक है, और उसकी वजह से जो वहाँ पे फ्लोर स्लैब जो है मूव हॉरिजेंटली करेगी और अर्थक्वेक वहाँ पे आएगा, तो अपर एंड जो है उस शॉर्ट कॉलम का, या हम कह सकते हैं कैप्टिव कॉलम का, वो डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है, उसी मूवमेंट में जहाँ से हमारा वो फोर्स पड़ रहा है, जैसे कि हमारे फ्लोर पे आ रहा है। तो उसकी स्टिफनेस जो मैसनरी इनफिल वॉल्स की है वो कोशिश करेगी उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकने की, ठीक है, या शॉर्ट कॉलम जिसे हम करेंगे, तो उसमें जो डिफॉर्म होगी, वो डिफॉर्म जो है किसी शॉर्ट हाइट तक ही हम कह सकते हैं, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा हमारे कॉलम पे, वो क्रैकिंग पैदा कर सकती हैं। या आप देख सकते हैं अगर ये हमारा नॉर्मल कॉलम है, यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल डिस्प्लेट हो रही है तो स्मॉल हॉरिजेंटल फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे शॉर्ट कॉलम है, उसके समझो यहाँ शॉर्ट कॉलम है, वो फ्लोर है यहाँ पे, या सिल है, विंडो का सिल है, और ये अब तक है, टॉप तक है, तो वो शॉर्ट कॉलम जो है वहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, लार्ज हो सकती है, और वहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे उस फ्लोर पे या उस स्लैब पे हम कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारी, ठीक है, पार्शियल हाइट ऑफ मैसनरी जो है वहाँ पे वो क्रैक हो सकती है इन द फॉर्म, जैसे आपने देखा डायगनली, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम जो है
उनमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे स्लोपिंग ग्राउंड होगा, ठीक है, कहीं पे स्लोपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई है, या इवन मेजाइन फ्लोर्स होते हैं हमारे। मेजाइन फ्लोर्स क्या है कि अगर हमने कोई फ्लोर की लेवल ले लिया, समझो 8 फुट 9 फुट की फ्लोर है, और उसके बीच में हम कोई और फ्लोर क्रिएट करते हैं, उसके बीच में ही एक बिल्डिंग बनाते हैं उसकी फ्लोर में, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि उसमें भी सीवियर डैमेज आ सकता है कि एज़ कम्पेयर टू टॉलर जो हमारे कॉलम्स है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारे नॉर्मल कॉलम्स है, ये है ना नॉर्मल कॉलम, समझो यहाँ और यहाँ इस हाइट की हमें क्या है, फ्लोर एक बनाना है इस हाइट का। तो उसके बीच में हम एक क्या करते हैं, उसके सेंटर में ही या प्रॉपरली यहाँ से दो कॉलम्स खड़े करेंगे, इधर बीच में इधर बना लेंगे कोई बीच में ही, इस फ्लोर के बीच में, वहाँ पे हम बना सकते हैं कोई जो है वहाँ पे, जैसे कि कोई जैसे कि किसी स्टोर में आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर उन्होंने शॉपकीपर ने एक छोटा सा ऊपर हाइट सीढ़ियाँ बना के ऊपर भी एक उस फ्लोर लेवल पे एक छोटा सा वहाँ पे स्टोर रखा होता है। तो उसको में खतरा भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट कॉलम भी वहाँ पे वो एज यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, शॉर्ट कॉलम जो हमने पार्टीशन वॉल या मेजाइन फ्लोर कह सकते हैं इसको, वहाँ पे ये शॉर्ट कॉलम एक्ट कर रहा है। तो इसमें अगर हमारे अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियसली वो डैमेज कर सकता है हमारी बिल्डिंग को मोस्टली। और स्लोपिंग जो है ग्राउंड में भी मैंने कहा कि वहाँ पे ये देखो टॉल कॉलम यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्ट कॉलम है, तो अगर अर्थक्वेक की मूवमेंट हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टली तो हमारी ये बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे अब जैसे कि वाटर टैंक्स हैं या हमने पैरापेट्स बनाए हैं, बहुत सारे वाटर टैंक्स जो हमने कंस्ट्रक्ट किए होते हैं रूफ लेवल ऑफ ए बिल्डिंग पे, तो उनमें देखा गया है एक्सपीरियंस की वजह से कि लार्ज इनर्शिया फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है और हाइट ऑफ ए बिल्डिंग भी बहुत होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट पे वहाँ पे हेवी फोर्सेस आ सकते हैं, इनर्शिया फोर्सेस आ सकते हैं, जो कि डैमेज कर सकती है हमारे टैंक को जब भी हमारे सिस्मिक फोर्सेस वहाँ पे आ जाएंगे। या हमने ऐसा कोई रेनफोर्समेंट कंक्रीट अनरेनफोर्समेंट कंक्रीट वाले पैरापेट्स बनाए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उनको अच्छे से टाई अप नहीं किया है, और जो डैमेज हो सकते हैं जब भी हमारा अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। तो और हम बात कर सकते हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट की डैमेज टू स्टेयर केसेस। तो ऐसा भी है कि जो हमारे स्ट्रक्चर स्टेयर केसेस है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, उनमें भी फेलियर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी जो क्या है काज यही होता है कि हमने उनमें प्रॉपर अच्छे से डिटेलिंग वगैरह नहीं की होती है। ये बिल्डिंग भी देख सकते हो आप कि इनमें देखो यहाँ पे स्टीयरिंग केसेस और ये अच्छे से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से फेलियर हुआ है हमारे स्टेयर केसेस में। तो जो ये इतना सारा जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये जो सारे डैमेजेस हैं जो फेलियर्स हैं, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर जी हमने अडॉप्ट किए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन है ना, या डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स के लिए जो कोड्स हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे पास IS 1390 1993, या इवन हमारे पास IS 1893 पार्ट 1 2002 कोड अगर फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक जो है हमारे डैमेजेस बच सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा यही होना चाहिए कि भाई अगर हमने डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग करनी है किसी भी RCC बिल्डिंग की, तो हम पहले इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को ही फॉलो करें। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने बिल्डिंग्स बनानी है वो इरेगुलर ना हो, वो हमेशा क्या हो, उनमें ऐसी हो कि हमने उनमें अगर बिल्डिंग बनानी है सेपरेशन है, प्लान एक अच्छा सा बनाया हो, और स्टॉप स्टोरी या फ्लोटिंग कॉलम्स जो है हमारे, जिनकी वजह से डिसकंटिन्यूटी होती है किसमें, पाथ ऑफ लोड ट्रांस में, वो कोशिश करें उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर हमने वो करना भी है तो इसको भी हम क्या करें, कोडल प्रोविजंस में ऐड करें, ठीक है। बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिन जो हम ये याद रखना है कि हमें स्ट्रॉन्ग कॉलम्स होने चाहिए और वीक बीम स्ट्रेटजी को फॉलो करें हम, कि नहीं कॉलम ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कम्पेयर टू बीम। इसी तरह से नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो है कंस्ट्रक्शन की है वो हम प्रॉपरली मॉनिटर करें, उसमें देखें कि हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है, कौन सी क्वालिटी का है, ठीक है। और जो हमारे इनफिल वॉल्स है उनको भी हम कंसिडर करें, उनको भी हम अकाउंट में ले, स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हुए जब भी हमने बिल्डिंग को डिज़ाइन करना हो, ठीक है।